बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर वन है। मैनी मैन डोंट सपोर्ट दिस डिसीजन। ठीक है जी। अब इसका रिपेयर वर्क हमने करना है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अच्छा बेटा, नोटबुक भी आप अपनी ना ले लें। तमाम बच्चे ना, आपके पास नोटबुक भी होनी चाहिए ताकि आप ये बात नोटिस करते जाएं। बेटा, आपने मैनी, आ मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी, आ, जी, उसके बाद है टू मैनी। ये जो मैंने एक्सप्रेशंस आपको दी हैं, पहली बेटे मैंने एक्सप्रेशन आपको दी है मैनी, आ मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी, टू मैनी। बेटा, इनके बाद आपका नाउन, आपका वर्ब, आपका प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। इनके बाद आपका नाउन, आपका प्रोनाउन, आपका वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। अब ये एक्सप्रेशन तो मैंने दे दिया, यकीनन आप लोगों ने इसको रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, मैनी स्टूडेंट्स वर सीन विद देयर बैग्स। ठीक है बेटा, मैंने सेंटेंस क्या दिया? मैनी स्टूडेंट्स वर सीन विद देयर बैग्स। मैंने कहा, मैनी के बाद आपका नाउन, आपका वर्ब, आपका प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। यानी मैनी के बाद आपका नाउन, आपका वर्ब, आपका प्रोनाउन और आपका नाउन अगेन यहां पे आ गया, वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन होता क्या जी, मैनी के बाद नया रूल हमारे पास क्या है? मैनिया के बाद, मैनिया के बाद आपका नाउन, आपका वर्ब, आपका प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मैनिया स्टूडेंट वाज सीन विथ हिज बैग। मैनिया स्टूडेंट वाज सीन विथ हिज बैग। आप यहां पे वेरिएशन क्या आ रही बेटा हमारे रूल की? कि अगर मैनी अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, टू मैनी की फ्रेज आ जाए, तो आपका जो नाउन है, आपका जो वर्ब है, आपका जो प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल आता है। लेकिन अगर मैनी आ की एक्सप्रेशन आ जाए, अगर मैनी आ की एक्सप्रेशन आ जाए, तो बेटा आपका जो नाउन है, आपका जो वर्ब है, आपका जो प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। वो क्या होगा? वो हमेशा सिंगुलर आएगा। मिसाल के तौर पे देखें कि मैनी आ के बाद हमने जो वर्ड स्टूडेंट है वो सिंगुलर लिखा। मैनी आ के बाद जो हमारी वर्ब वॉज है वो हमने सिंगुलर लिखा। मैनी आ के बाद जो आपकी प्रोनाउन है हिज, वो हमने सिंगुलर लिखा। तो मेरा ख्याल बेटे यहां पे मिस्टेक को पॉइंट आउट करना आपके लिए आसान हो गया। मैनिया के बाद मैन तो आ गया, लेकिन दूसरी हमारी मिस्टेक यहां पे क्या है? हम यहां पे डोंट नहीं लिखेंगे बल्कि does not डजंट। does not इज ए क्लियर? बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को? जी। yes sir जी। अब ये था हमारा पहला सेंटेंस जो हमने करेक्ट किया। दूसरा,
अच्छा, इसमें कुछ मेरे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको इन लेक्चर्स तक नहीं पहुंचे। ये बेसिकली जो एग्रीमेंट का टेस्ट नंबर 1 की जो डिस्कशन है, एक्चुअली इट इज फॉर दोज हु अटेम्प्टेड, यू कैन से दैट हु हैव टेकन द कंप्लीट लेक्चर। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये कंप्लीट लेक्चर लिया है। बहरहाल मेरी डिस्कशन ऐसी होगी कि इंशाल्लाह जो बच्चे पहली दफा इस रूल को डिस्कस करें उनकी समझ में भी ये बात आएगी। अब यहां पे नो वे आई एम गोइंग फॉर एन आइसक्रीम। जी। मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि कोई भी बच्चा अगर आप चाहे तो वो इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है। जी। जी, आप में से कोई बच्चा इसको करेक्ट करना चाहेगा? सर इसका ये हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग फॉर आइसक्रीम। नहीं बहना, तो मैं ट्राई करूँ। नहीं नहीं सर बेटे, नहीं बहना ऐसे। जी, गोइंग। वजिया वजिया से हम मदद ले लेते हैं। जी वजिया। जी वजिया सर साहब। अगर मैं करूंगी तो मैं नो वे के बाद कॉमा लगाऊंगी। आई एम गोइंग फॉर एन आइसक्रीम। बेसिकली सुने वैसे ये बेटा, करेक्ट है। हम ये बेटा नो सुनिए। सर, जी जी सुबानी साहब। हम्म। ये इन्वर्जन का केस है। इसमें वेल जो डन, वर्ब है वो शाबाश। सब्जेक्ट से ये इन्वर्जन का केस, एडवर्ब। ये इन्वर्जन का केस है। सुबानी साहब अब सही पहुंचे हैं। ये इन्वर्जन का केस है। वेल डन, बहुत खूब सुबानी साहब। ये इन्वर्जन का केस है आपका। इसमें आपने करना क्या है, इसमें हम करेंगे क्या बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। मैंने आपको इन्वर्जन के बारे में रूल क्या बताया था कि आपके सेंटेंस में एडवर्ब, सेंटेंस की शुरू में एडवर्ब आएगा, स्लैश एडवर्बियल आएगा, और उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आपका उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब स्लैश हेल्पिंग वर्ब वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आना। सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो मेरा ख्याल है कि अब कोई भी बच्चा इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। अब अगर आप में से वो बच्चे जो न्यू अराइवल हैं, जैसे कि मोहम्मद बूटा साहब हैं, फैजान अली साहब है, ये रुखसार बेटा हैं, या मुदस्सर साहब हैं, जो मैं बच्चों को यहाँ पे देख रहा हूँ बेमाजत के साथ, मेरे लिए तो अब सारे मेरे बच्चे हैं। वो बच्चे अगर वो कहें कि हमने तो ये रूल, देखो भाई मैंने तो आपके लेक्चर में ये बात की थी, और मैंने ये आपको रूल करवाया था जब मैंने कहा था द बस कम्स हेयर। इज इट क्लियर? और फिर मैंने सेकंड सेंटेंस दी थी, हेयर कम्स द बस। फिर बेटा मैंने ये भी रूल करवाया था कि अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आपका मेन वर्ब से पहले आएगा, प्रोनाउन आपका मेन वर्ब से पहले आएगा। और बेटा वो मैंने आपको वो रूल कर दू बताया था, हेयर इट कम्स। तो मेरा ख्याल इसको करेक्ट करना बहुत आसान है। जी, हु विल करेक्ट इट? कौन इसको करेक्ट करे? जी सुबानी साहब, असदुल्ला सबानी साहब। नो वे एम आई गोइंग फॉर एन वेरी आइसक्रीम। गुड, नो वे एम आई। यहां पे आपने क्या करना है, एम जो है वो आपने कहां पे लगाना है, वो प्रोनाउन क्योंकि आ गया है, तो हेल्पिंग वो आपका प्रोनाउन से पहले आएगा, और मेन वर्ब आपका नाउन के बाद आएगा। जी, इज इट क्लियर? ये आपका रूल भी क्लियर हो गया। जी बेटा, ये था आपका रूल नंबर 2 जो हमने यहां पे डिस्कस किया। जी। अब आ जाता हमारा सेंटेंस नंबर 3। जी, मैमूना अफजल साहबा, ये क्वेश्चन आपके लिए गुड़िया बेटे। जी। जी सर। हाँ सर जी। एज एंड एक्सप्रेशन ब्रिंग विजडम। क्या? सर एज एंड एक्सप्रेशन ब्रिंग विजडम। कौन सी आप ऑप्शन, आप सिंगुलर सर वर्ब की बात कर रही हैं या प्लूरल वर्ब की बात कर रही हैं बेटा? सर क्योंकि एंड के साथ जब दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाए, दो अलग अलग है सर, तो ये प्लूरल वर्ब आएगा क्योंकि ये प्लूरल दो। तो अगर मैं कहता हूं सर द ब्रिंग प्रोफेसर एंड आएगा, स्कॉलर, गुड़िया अगर मैं कहता हूं द प्लूरल प्रोफेसर एंड वर्ब जो है। स्कॉलर, बेना, अगर मैं कहता हूं द सर वो प्रोफेसर एंड क्योंकि दा स्कॉलर। अगर सर वो आपने बताया था द प्रोफेसर एंड स्कॉलर, क्योंकि दा जो है वो एक के साथ है, वो बता रहा है कि प्रोफेसर और स्कॉलर एक ही पर्सन है, इसलिए वहां हम सिंगुलर उसको नाउन लेंगे। लेकिन सर ये दोनों अलग अलग है, इनमें से किसी के साथ भी नहीं है वो।
आर्टिकल। तो इससे यही लग रहा है कि ये दो अलग अलग सिंगुलर एज, वर्ड है, तो फिर हमारे पास प्लूरल। एज एंड एक्सप्रेशन, एज एंड एक्सपीरियंस आना चाहिए वैसे। एज एंड एक्सपीरियंस, ये माजरत के साथ, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंक विजडम, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंक विजडम। ठीक हो गया। ये दो डिफरेंट चीज हैं, तो इसका मतलब है आपका वर्ब यहां पे क्या आना चाहिए, आपका वर्ब प्लूरल आना चाहिए। देखें समटाइम ये होता है, आपके कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि बेटा आपने ये पढ़ा, द हॉर्स एंड कार्ट इज स्लैश आर एट द डोर। अब यहां पे देखें बेटे, क्योंकि आर्टिकल आपकी सिंगुलर, द हॉर्स एंड कार्ट हैव द सेम सेंस, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ब यहां पे आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो आपकी वर्ब आएगी यहां पर इज आनी, आपकी वर्ब क्या आनी चाहिए, इज आनी चाहिए। या बेटे ब्रेड एंड बटर इज स्लैश आर हार्ड टू अर्न। एक और एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं, वो बेटा हमारी है ब्रेड एंड बटर इज स्लैश आर हार्ड टू बाय, हार्ड टू बाय। जी साइमा, इन दोनों को बेटा जरा एक्सप्लेन करो मेरी बहना, क्योंकि हम साथ और चीजें भी ऐड करते जा रहे हैं। जी बेटा, जी साइमा, साइमा, शान से। जी सर, इसके अंदर शान से। सर सर पहले सेंटेंस में द हॉर्स एंड कार्ट इज एट द डोर होगा। सर इसके अंदर इज इसलिए यूज होगा क्योंकि उन्होंने द लिख के स्पेसिफाई कर दिया है कि हॉर्स और कार्ट एक दूसरे से किसी सेंस में कनेक्टेड है, और वो एज अ सिंगल हम लोग यहाँ पे उसको एक ही ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे, इसलिए उसके साथ इज आएगा। और सर जी जी, गो ऑन गो ऑन। सर दूसरे सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू बाय है, क्योंकि ये भी एक तरह से एक ही सेंस। आप जरा इसको दोबारा देख लें जी, शान से दोबारा इसको रिपीट कीजिए। आपने सेंटेंस नंबर 3 पे चले गए बेटे, मैं सेंटेंस नंबर 2 आपसे डिमांड कर रहा हूं। ब्रेड एंड बटर इज स्लैश आर हार्ड टू अर्न। जी प्लीज। जी इरफान, इरफान जुल्फिकार साहब, इरफान जुल्फिकार साहब, कैन यू लिसन टू मी सर? सर प्रॉब्लम। वालेकुम सलाम बेटा। ये सेंटेंस नंबर 2 है, ब्रेड एंड बटर इज सर स्लैश आर हार्ड टू अर्न। सर ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू। आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे सर? सर जब रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो सिंगुलर होगा, जब ब्रेड एंड बटर वो हम उसको परचेज करेंगे तो वो डिफरेंट आइटम्स की सूरत में आएगा, उसमें आर लगाएंगे। जी लिसन टू मी रिस्पेक्टेड बेटा, जब ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी की सेंस देता है, लेवलीहुड की सेंस देता है, प्लीज ये ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें, टेक्स्ट ना करें, आप बोलें। आपको कंप्लीट फ्रीडम है बोलने की। मैं जितनी भी पीक पे मेरा लेसन जा रहा है, आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, फौरन क्वेश्चन करें, ठीक है? अननेसेसरीली प्लीज टेक्स्ट नहीं करें। जी बेटा, ब्रेड एंड बटर बेटा जब रोजी रोटी की सेंस देता है, लेवलीहुड की सेंस देता है, क्योंकि अर्न क्या किया जाता है बेटे, अर्न तो ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी की जाती है ना। जब ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी की सेंस देती है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर होगा। जब ब्रेड एंड बटर, जब इसको बाय करने की बात आ जाएगी तो इसका मतलब ये फूड आइटम का फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा वर्ब आएगा वो क्या आना चाहिए, यहां पर ब्रेड एंड बटर क्या फूड आइटम्स हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो वर्ब यहां पे आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो आपकी आर आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए, वो आर आनी चाहिए। सेकंड सेंटेंस में जो ब्रेड एंड बटर है वो बेसिकली किसकी बात हो रही है, वो आपके फूड आइटम्स की बात हो रही है। जी बूटा साहब, समझ आ रही है आपको? जी। जी तो बिल्कुल आ रही है सर। सेंटेंस नंबर 4,
साइमा आप बोल क्यों नहीं रहे भाई? आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप बोलिए साइमा। सॉरी सर, वो मेरी तरफ से माइक ऑफ था, मुझे पता जी, नहीं चला। तो आप अलर्ट होके बैठे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे जी आइए यस सर। गुड़िया। 4 को करेक्ट यस करो सर। बेटा। यस सर। ही इज द ओनली वन ऑफ पर्सन हु इफेक्ट। सर इसमें इफेक्ट्स आएगा एस के साथ। यानी उसकी आप वजह ये के चाह द रही हैं? ओनली वन की। जी सर। जी प्लीज। सर द ओनली वन की फ्रेज यूज हो रही है जो कि सिंगुलर को शो कर रही है, तो दैट्स वाई हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगा। वेरी गुड। आपका कहने का मतलब है जहां भी दी ओनली वन की फ्रेज आ जाएगी, ये बेटा जेहन में रखिएगा, जहां भी ओनली वन की फ्रेज आ जाए ग्रामर के सारे रूल्स नल एंड वाइड हो जाते हैं। वो न्यू अराइवल्स जो बच्चे पहली दफा मेरा लेक्चर ले रहे हैं, वो ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी दी ओनली वन की फ्रेज आ जाए तो ग्रामर के सारे रूल्स नल एंड वाइड हो जाते हैं। आपका वर्ब जो है जहां भी प्लेस हो रहा है, वो वर्ब आपका जो वो डायरेक्टली इसके ताबे हो जाता है। यानी सेंटेंस में आपका जो वर्ब होगा वो द ओनली वन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, कोई भी बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो रही है कि मेरी समझ में नहीं ये बात है, ये बात क्या हो रही है, तो वो बच्चा मुझे एड्रेस कर सकता है, वो मुझे कह सकता है कि सर जरा इस रूल को रिपीट कीजिए या इसकी वजाहत कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। जी अब आ जाता है जी हमारा अ, सर फैजान। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी फैजान, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ जी। जी फैजान बोलिए बेटा। सर ये सर मैं शाहजेब हूँ। शाहजेब। जी शाहजेब। सर दी ओनली वन जैसे और भी हैं मतलब वर्ड्स कि जिसके बाद ये ग्रामर जो है वो नल एंड वाइड हो जाती है, ग्रामर के सारे रूल्स। बेटे हमने पता क्या करना है, अगर हम यहाँ पे सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए ना चैलेंजिंग हो जाएगा। मैंने जस्ट जी स्पेसिफिकली ठीक जो सेंटेंस दिया है ना, क्योंकि अगर आपके पास मेरे एग्रीमेंट मिस्टेक का लेक्चर पहुंचा ना, वहां पे सारे स्टैंडर्ड मैंने आपको दिए हैं। नल एंड वाइड चलें, ठीक होगा सर। इसकी ये वाहद रूल है जिसमें नल एंड वाइड की वर्ड यूज की मैंने। इसके अलावा मैं कहीं पूरी ग्रामर में आपके लिए नल एंड वाइड की वर्ड यूज नहीं करूंगा। जी ठीक होगा, थैंक यू सर। इज इट क्लियर? ये द ओनली वन के लिए मैंने आपके ग्रामर के रूल्स को नल एंड वाइड कहा है, और कहीं भी ऐसा रूल मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करने वाला। दी ओनली वन जहां भी आएगी बेटे, वहां पर आपका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। आपका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर हो जाए। जी सिबगा, एडवोकेट सिबगा साहब, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए बेटे। Yes, sir. A committee of five were appointed. सर इसमें was आएगा। जी बेटे, वो सर कैसे? was आएगा इसमें आप कह रही क्योंकि हैं सर वॉज a आएगी? committee है। यस सर। जी यस सर was आएगा क्योंकि a committee है इसमें वर्ड। वेरी गुड। यानी आ कमेटी, बेसिकली आपने क्या किया है कि प्रेपोजिशन ऑफ के साथ जब दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाएं, तो आपका वर्ब जो है वो सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक एग्री करेगा। इज इट क्लियर? अब देखें बेटे, इसका यस। रूल मैं आपको ये भी एक और भी बताता जाऊं। जैसे जो अभी गुड़िया ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो कह रही है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। अब देखें बेटा, ये जो अभी सिवगा साहबा ने रूल को एक्सप्लेन किया, बेसिकली ये बेटा जेन में रखिएगा, जब भी प्रेपोजिशन ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाएं, आपका जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक एग्री करेगा। वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक एग्री करेगा। मैं फिर से बोलता हूं, जब भी प्रेपोजिशन ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाएं, तो आपकी जो वर्ब है वो एग्री करेगी किसको? सब्जेक्ट वर्ड वन को। तो बेटा अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ड वन सिंगुलर है तो वर्ब इज आएगी। अगर हमारा अगर हमने जो वर्ब स्टूडेंट्स के मुताबिक लिखाना तो फिर वो आ रहेगा। एक्चुअली हमारा यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर इज आना चाहिए। फिर एक और भी बात है कि बेसिकली बेटा कमेटी आपका जो वो क्या है, एक और रूल इसमें रेलिवेंट मैं आपको बता देता हूं। कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन है जो अपने जो अगर उसके मेंबर्स की एक्शन, कलेक्टिव नाउन जहां पे
सिमिलर जो करेक्टर्स हैं वो मिलकर एक बॉडी को स्ट्रक्चर करते हैं, वो उसको बेसिकली आपकी कलेक्टिव नाउन कहते हैं जी। अब यहां पर क्या आ गया जी आपका, अगर आपके कमेटी के या कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स यूनाइटेड हैं तो आपका वर्ब जो और प्रोनाउन वो हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे द कमेटी इज स्लैश आर यूनेनिमस इन इट्स स्लैश देयर वर्डिक्ट। यहां पे सेंटेंस को देखिए बेटा, मैंने कहा है कि अगर आपकी कमेटी के मेंबर्स यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं, तो आपका जो कमेटी का वर्ड है, जो आपका कलेक्टिव नाउन है, वो हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। वो क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर होगा, इज आएगा। यानी प्रोनाउन जो लगेगा वो भी क्या आएगा, वो भी आपका सिंगुलर होगा। अगर आपके कमेटी के मेंबर्स डिसयूनाइटेड हैं, अगर आपके कमेटी के मेंबर्स डिसयूनाइटेड, द कमेटी इज स्लैश आर divided in their verdict। तो बेटे आपका जो वर्ब है और जो आपका प्रोनाउन है वो क्या आएगा, वो हमेशा प्लूरल आएगा। अगर आपकी कमेटी के मेंबर्स यूनाइटेड हैं, यूनानिमस हैं, तो आपका वर्ब और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर आपके कमेटी के मेंबर्स डिसयूनाइटेड हैं तो आपका जो वर्ब है और जो आपका प्रोनाउन है वो क्या आएगा, वो हमेशा वो प्लूरल आएगा। जी प्लीज, ये था आपका सेंटेंस नंबर 6 में। जी सर सेंटेंस नंबर 7 में, जी प्लीज। ये 5 में सर थोड़ा सा मुझे ना बता दे, पहला सेंटेंस जो है कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, नॉन बता दे इसमें, नॉन तो होगा ना सर, कमेटी तो होगा ना कलेक्टिव नाउन, जी 5 इसमें सर नॉन है, और वाज अपॉइंटेड, अपॉइंटेड वर्ब है सर। अब देखिए ना, इसमें आप सर बेसिकली थोड़ी सुनिए क्लैरिटी सर, हो रही सर। जब भी सन ऑफ बैरन, अ कमेटी ऑफ 5, इसमें जो आपका असल सब्जेक्ट होता है वो ऑफ से पहले आने वाला वर्ड होता है। इज इट क्लियर? ऑफ से, बिल्कुल ठीक है सर। क्लियर हो गया मेरी बात, आप समझ आ गई है? वो जो उन्होंने बताया आपको, गुड़िया ने वो बताया कि उसका डिटर्मिनर लगा हुआ है, आ वर्ड उसने यूज किया है, तो कलेक्टिव नाउन उसने वो सिंगुलर नाउन डिफाइन हो गया ना, वो डिटर्मिनर बता रहा है कि ये सिंगुलर है। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक हो गया जी। सेंटेंस नंबर 6, जी सेंटेंस नंबर 6 पे आ जाइए। जी आयशा, सेंटेंस नंबर 6 को करेक्ट कीजिए। जी प्लीज, आयशा प्लीज जी सर। करेक्ट कीजिए सेंटेंस नंबर 6 को। सर इट इज द स्टार्स दैट गाइड आवर डेस्टिनी। तो आप इसमें वर्ब कौन सा लगा रही हैं? वर्ब कौन सा लगा रही हैं? आपने सही लगा दिया, बहरहाल आप कंफ्यूज ना हो, आपने सही लगा दिया। बेटे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है कि एक्सप्रेशन हमेशा इट इज यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? हमेशा इज यूज किया इट जाता इज। है। इट इज होता है। इट इज के बाद बेटा हमेशा आई इस्तेमाल होता है। इट इज के बाद आप हमेशा वी इस्तेमाल करते हैं। इट इज के बाद आप हमेशा यू इस्तेमाल करते हैं। इट इज के बाद आप हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज के बाद आप हमेशा शी इस्तेमाल करते हैं। इट इज के बाद आप हमेशा दे इस्तेमाल करते हैं। आगे शान से इसको बताइए, आगे रूल क्या है इसका? यहां तो हो गया, आगे बताइए शान से। सर नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस बताओ। इसी में इट इज के बाद हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे?
इट इज आई। बेटा जब इट इज के बाद आप नाउन लगा देते हैं ना, कोई नाउन फ्रेज लगा देते हैं, ये बात ध्यान से सुनिए। इट इज के बाद जब आप नाउन फ्रेज लगा देते हैं ना, उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। उसके बाद डिफाइनिंग क्लॉज का आना शर्त होता है। जी मैमुना, मैंने क्या बताया बेटा? डिफाइन कीजिए मेरी बात को, इसको सेकंड करिए। जी सर, आपने बताया कि इट इज के बाद जब हम कोई नाउन फ्रेज लगा देते हैं, सर एक तो बात आपने ये बताई कि इट इज के बाद हमेशा आई आएगा, ही, दे, शी, यानी कि सब्जेक्टिव केस आएगा नाउन का। जी और जब ये लगा देते हैं हम नाउन फ्रेज, तो उसके बाद डिफाइनिंग क्लास का आना शर्त होता है। या इट इज आई हु इज स्लैश एम टू ब्लेम, इसकी क्या करेक्शन होगी जी? जी सर इसकी करेक्शन होगी, जी सर बताऊं? जी जी बेटे बिल्कुल बताइए। सर इसकी करेक्शन होगी, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, क्योंकि सर वेरी आपने गुड। हमें बताया कि हु के बाद जब भी हम वर्ब यूज करेंगे, वो हु के से पहले आने वाला जो नाउन है उसको क्वालिफाई करेगा। नॉन हु से फ्रेज पहले गुड़िया, क्योंकि आई है नॉन तो फ्रेज। एम उसको qualify- मैमुना नॉन फ्रेज बेटे, जी नॉन सर फ्रेज। नाउन। हु से पहले आने वाला जो आपका नॉन फ्रेज होता है, दर की किताब के सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। वो क्या था? वो सब्जेक्ट होता है। आपका वर्ब जो है वो उसके मन। इट इज के बाद आने वाला नाउन फ्रेज, इट इज के बाद आने वाला नाउन फ्रेज एक्चुअली आपके वर्ब का सब्जेक्ट होता है। आपके वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जी बेटा क्लियर हो गया? जी नेक्स्ट चलिए जी। फैजान अली साहब, सेंटेंस नंबर 7। फैजान अली साहब। A large number of boys does not participate in game on account of bad weather. जी जी बेटे, अ लार्ज So नंबर ऑफ, does not. और द लार्ज नंबर ऑफ। बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा, इनके बाद जो आपका नॉन फ्रेज आना है ना, वो हमेशा प्लूरल आना है। वो हमेशा प्लूरल आना है। क्या कहा मैंने? इधर भी क्या आएगा? ऐसे ही होगा। आपके क्या बताया गया है कि आपका जो नॉन फ्रेज आना है ना इसके बाद, वो क्या है ना, वो हमेशा प्लूरल आना है। लेकिन वर्ब क्या होगा? इसके बाद जो आपका बेटे वर्ब आना है ना, वो हमेशा प्लूरल आएगा। और इसके बाद जो आपका वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। जी शान से क्या बताया मैंने? जी मैमूना। जी मैमूना क्या बताया मैंने? जी सर, जी सर इसमें आपने बताया हमें अ लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद यूज। सर अ लार्ज नंबर ऑफ जब भी आएगा उसके बाद नाउन फ्रेज भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे हम। वेरी गुड। जबकि द लार्ज नंबर ऑफ जब आएगा उसके बाद नाउन फ्रेज भी प्लूरल यूज करेंगे। नाउन फ्रेज तो प्लूरल यूज करेंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे उसकी सर एग्जांपल है ऊपर वाले, लार्ज। जी बोलते जाइए। जी जी सर मैं वो करेक्शन करने लगी थी, ऊपर वाले सेंटेंस में अ लार्ज नंबर है इसलिए हम डू यूज करेंगे। बॉयज तो प्लूरल आएगा क्योंकि नाउन फ्रेज है अ लार्ज नंबर के बाद, और वर्ब हम डू यूज करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज डू नॉट पार्टिसिपेट इन गेम। बिल्कुल ऐसी तरह, द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इज प्रेजेंट। जी अब यहां पर मैंने आपको रूल क्या बताया है बेटा? देखिए, अगर तो द लार्ज नंबर होगा तो नॉन फ्रेज तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या होगा? वो भी प्लूरल आएगा। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आपका जो नॉन फ्रेज वो तो प्लूरल आएगा, मगर वर्ब क्या आएगा? वो सिंगुलर आएगा। इज इट क्लियर? जी प्लीज नेक्स्ट आ जाइए प्लीज। सुभानी साहब 8 नंबर सेंटेंस पे आ जाइए। सुभानी साहब जी
At no time the does come to rescue the child. सही, फिर at no time एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन का केस है। अगेन इन्वर्जन आ गई है, यहां पे डस नहीं लगेगा। एट नो टाइम डस द मदर, अगेन आपकी Does इन्वर्जन आ गई है। इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आता है और एडवर्ब और एडवर्बियल के बाद आता है। इन्वर्जन में आपका जो क्या आएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एडवर्बियल के बाद आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपका वर्ब आएगा। जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक प्लीज। जी, ये थी आपकी यस क्वेश्चन। सर। जी सर बोलिए। आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर ये जो 8 का नंबर पॉइंट है सर, इस सेंटेंस की मुझे मतलब स्ट्रक्चर नहीं समझ आई। मतलब ये क्वेश्चन मार्क टाइप क्वेश्चन है, एट नो टाइम डज द मदर कम टू रेस्क्यू द चाइल्ड, नहीं सर, ये इन्वर्जन केस में। बेसिकली आपका इन्वर्जन है। इन्वर्जन जब मैं लेक्चर देता हूं ना, मैं पहले दिन ही इन्वर्जन के ऊपर मैं बात कर देता हूं। ये सेंटेंस नंबर 2 वाला रूल है इसका। ये सेंटेंस नंबर 2 वाला रूल है इन्वर्जन का। टू। इज इट क्लियर? ये इन्वर्जन का मैंने स्ट्रक्चर यस। दिया हुआ है कि ये बेसिकली आपकी इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है कि सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब और एडवर्बियल आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटेंस सर यहाँ पे हमने ये देखिएगा, हमारे पास जो सेंटेंस हैं ये मैंने उनकी डिफरेंट इन्वर्जन दी हुई है। देखिए सर, इन्वर्जन में हमने किया क्या है कि इन्वर्जन में देखें सबसे पहले एडवर्ब आएगा। अब देखिए ये एडवर्ब आ गया, उसके बाद आपका वर्ब